हमारे देश के दो ऐसे बड़े केस हैं जहां गवाहों की मौत हो रही है, गवाहों पर हमले हो रहे हैं, गवाहों को मारा जा रहा है। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला और आसाराम का केस। हमारे साथ नीलम दुबे प्रवक्ता आसाराम हैं, हमारे साथ आसाराम के पूर्व पीए पूर्व सेवादार हैं, हमारे साथ एक विसल ब्लोअर हैं और गीता लूथरा जी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। नीलम जी, हम चाहेंगे कि जो बातचीत अब हम सुनवाने जा रहे हैं अपने दर्शकों को, वो आप भी सुने। उसके बाद आपके अपने पूर्व सेवादार पूर्व पीए के तमाम आरोपों का और इस लड़की की बात सुनने के बाद आप जो भी चाहें वो कहिएगा, लेकिन इत्मीनान से। आसाराम यौन उत्पीड़न मामले में पीड़ित लड़की का यह कहना है कि वो कृपाल सिंह को बेहद करीब से जानती थी। कृपाल सिंह वो जिनकी मृत्यु हो गई है, जिन पर शुक्रवार को हमला किया गया था, गोली मारी गई थी। कृपाल सिंह उसके पिता के दोस्त थे। पीड़ित लड़की का कहना है कि कृपाल सिंह ने उसके केस में गवाही दी थी। लड़की से बात की है हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने। बेटा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप आसाराम बापू को कब जाने थे? काफ़ी साल हो गए। जब मेरे पेरेंट्स ने उनसे दीक्षा ली थी तभी से जानती हूँ मैं उन्हें। तो पहली बार उसने कब आपको एहसास हुआ कि आपके साथ कुछ गलत हरकत उसने पहली बार कब की थी बेटा? पहली बार तभी जोधपुर में ही हुआ था मेरे साथ ऐसा। उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कुछ भी। उसके साथ कुछ लोग और होते थे बेटा या वो अकेले होता था? उसके साथ काफ़ी लोग होते थे, जैसे कि शिवा भाई वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग होते थे उसके साथ। तो वो लोग क्या आपको डराते थे, धमकाते थे, क्या कहते थे? जी, उन लोगों ने तो कुछ नहीं कहा मुझे, लेकिन आसाराम ने मुझे धमकी ज़रूर दी थी कि इस बारे में मैं किसी से भी कुछ भी ना कहूँ, नहीं तो वो मेरे पेरेंट्स को नुकसान पहुँचाएगा, उन्हें मरवा देगा। वो आपको कुछ खाने के लिए भी कुछ चीज़ें देता था? उसने उस रात को उसने मुझे दूध दिया था पीने के लिए, बाकी और कुछ नहीं। तो कभी मतलब धमकी वो आपको अक्सर देता था या फिर कभी कभी जैसे फोन पे भी उसने कभी धमकी दी हो? कभी फोन पे भी धमकी दी हो बेटा? जी नहीं, मेरी उससे कभी फोन पे बात नहीं हुई है। उसने धमकी सिर्फ मतलब आपके साथ उसने गलत हरकत सिर्फ एक बार की थी? जी। तो फिर आपने अपने पेरेंट्स को कब बताया बेटा? मैंने अपने पेरेंट्स को घर आने के बाद बताया था। जी। आपको कब एहसास हुआ कि वो आदमी गलत है, या फिर उसने और जो बच्चियां आपके साथ पढ़ती होंगी वहां पर जो रहती होंगी उन्होंने भी आपसे कुछ शेयर किया होगा कि ये आदमी उनके साथ भी गलत किया है? जी नहीं, ऐसा कुछ कभी किसी ने बताया नहीं, और पहली बार मुझे तभी पता चला था जब मैं जोधपुर गई थी और उसने जब मुझे कुटिया में बुलाया रात को, तभी मुझे सब पता चला। अगले दिन सुबह उसने आपको धमकी दी थी बेटा? जी नहीं, उसने रात को ही मुझे धमकी दी थी उसी समय कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, चुप रहूं। बेटा, आप कृपाल सिंह को जानते थे? जी हाँ, मैं उन्हें जानती हूँ। वो मेरे पापा के मित्र हैं, तो इसलिए मैं उन्हें जानती हूँ। वो आश्रम में सत्संग में भी आते थे, इस वजह से मैं उनसे मिल चुकी हूँ। आपको पता है कि आपके मामले में उन्होंने कोर्ट में आपकी तरफ से जाकर के गवाही भी दी थी? जी हाँ, मुझे मालूम है, उन्होंने गवाही दी थी। ऐसे कई मामले आए हैं बेटा जिसमें कि जो लोगों ने गवाही दी है उनको गोलियां लगी हैं। तो आपके भी मामले में कृपाल सिंह जैसे गवाही दे रहे थे, उनको भी कल रात यहीं पे पास में गोली मार दी गई है। तो आप क्या कहेंगे? सिक्योरिटी को लेकर के डर है किसी तरीके का आपके मन में? जी हाँ, एक डर तो बना ही हुआ है, और मैं गवर्नमेंट से सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि जितने भी गवाहों पर हमले हुए हैं और जिनकी भी मृत्यु हुई है, उनके लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। अपने लिए, अपने परिवार के लिए आप सुरक्षा की भी मांग करेंगे सरकार से, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं डर है? हाँ, एक डर तो बना ही हुआ है। इतने लोगों पर हमले हो चुके हैं, हम पर भी हो सकता है। मैं चाहूंगी कि हमें भी थोड़ी सिक्योरिटी मिले, थोड़ी सुरक्षा मिले, ताकि हम सेफ फील कर सकें। हमारे संवाददाता हिमांशु उस पीड़ित लड़की से बात कर रहे थे और उसने तमाम बातें बताई हैं। नीलम जी, उम्मीद है आपने सब सुना होगा।
अब आप जवाब दीजिए। मैंने सुना जो इस बच्ची ने बोला है वो कोर्ट में जो बोला है उससे कुछ अलग नहीं बोला। कोर्ट में जो बयान दिया है उससे उस सेम कुछ मिलता जुलता बयान यहाँ भी दिया है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। जो स्क्रिप्ट इसको रटवा दी गई इसने एज इट इज पढ़ दी। इसने शिवा का नाम लिया, शिवा ने टिकट्स दे रखी हैं कि मैं उस दिन इन टिकट पर ट्रैवल कर रहा था, मेरा फोन कॉल डिटेल देख लीजिए, मेरी ये टिकट देख लीजिए, मैं वहां था ही नहीं। फिर ये बच्ची कहती है मैं सहमी हुई थी, मुझे धमकी दी थी। अगर किसी बच्चे को धमकी मिलेगी ना तो वो खेलेगा कूदेगा नहीं। नहीं, इस लड़की ने कहा कि शिवा वहां होते थे, शिवा ने नहीं कहा। है खेलने के बाद देखिए जो इसने बातें बोली, मैं उन बातों का टेक्स्ट आपको बता रही हूँ, कंटेंट बता रही हूँ। जो इस बच्ची ने बोला उस बच्ची की बातों का मैं आपको जवाब दे रही हूँ। विश्वास न किया जाए इस बच्ची की बात का नीलम जी। अगर बापू ने धमकी दी, चलो देखो अगर आप मुझे धमकी दोगे रात को तो मैं रात भर सहमी रहूंगी, मैं किसी के साथ खेलूंगी नहीं। ये बच्ची वहां मकान मालिक के बच्चों के साथ खेली है और अगले दिन उन बच्चों को 200 रुपए दे के निकली है। नीलम जी धमकी मिलेगी उसका ये रवैया नहीं होता। दूसरी बात नीलम जी सुनिए, हमारी बात भी तो सुन लीजिए आप। नीलम जी आप ही की तो सुन रहे हो इतनी देर से, आप मेरी कहां सुन रहे हैं? नीलम जी एक बच्ची के साथ गलत काम होता है, एक बच्ची को धमकी दी जाती है और आप चाहती हैं कि वो बच्ची का रवैया बदल जाता है। आप चाहती हैं कि उसी वक्त बच्ची जाए और सबको बताए। अगर कोई छेड़खानी होती है ना तो साइकोलॉजिकली हम इतने डर जाते हैं, इतने सहम जाते हैं कि किसी के साथ खेलते नहीं है और किसी को गिफ्ट में 200 रुपया नहीं देते हैं, जो कि इस बच्ची ने दिया है। और ये सुबह में और रात में खेली है और सुबह में ये किसी नीलम जी आप एक महिला होकर एक बच्ची की तकलीफ नहीं समझ रही है। कोर्ट में जा चुकी है ये बातें, कोर्ट में जा चुकी है ना, जो बातें कोर्ट में जा चुकी है उन्हें तो हम जिक्र कर सकते हैं। नहीं आप जिक्र कीजिए, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा नीलम जी, आप एक महिला होकर इतनी इस तरह का आरोप लग रहा है। इसको धमकी मिली है तो ये खेल क्यों रही है? धमकी नहीं, धमकी के साथ साथ उसका शारीरिक शोषण भी किया गया। ये बच्ची खेली है, आज भी पीड़िता उदास रहती है, आज भी जरा बात कर, उसका हंसना खेलना भी उसका बिल्कुल बंद हो गया आज भी। नीलम जी शारीरिक शोषण की बात भी वो बच्ची कर रही है। ऐसा होता है ना तो कोई बंद नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर आप अंसारी जी बहुत टाइम दिया आपने, बोलिए आप टाइम दीजिए, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं सच्चाई। हाँ प्रशांत जी, मैं वही तो समझा रही हूँ। अगर एक आदमी सहज है तो ये साइकोलॉजी कहती है कि उसके साथ नीलम जी एक बात मैं आपको ये बता दूं बहुत अच्छे से और स्पष्ट रूप से। पहली बात नीलम जी ये आपके पूर्व सेवादार हैं, आपके पूर्व पीए हैं आसाराम के, और डर आज इन्हें आप लोगों से इतना है कि अपनी शक्ल और अपना नाम तक नहीं बताना चाह रहे हैं। नीलम जी सचिव वचिव नहीं होता है, हमारे आश्रम में सचिव नाम का पद है ही नहीं। भाई क्या बात कर रहे हैं, ये कौन है सचिव? आश्रम में संचालक होते हैं, आप लोग दिन भर झूठ बोलते हैं। मैं इनकी बात का 2-3 बात का जवाब देना चाहता हूँ अंसारी जी, जो उन्होंने पहले कही। इन्होंने बोला कि हम लोग सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। अच्छा ये लोग कभी किसी न्यूज चैनल में किसी को बोलने नहीं देते क्योंकि सच्चाई सामने आती है। नीलम जी आप तो मुद्दे को भटका रही है। देखिए हर न्यूज चैनल में ऐसे ही चिल्लाते हैं जिससे सच सामने ना आ सके। मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा, इससे इनकी पोल खुल जाएगी। अपनी आंखों से तो इस दुनिया को आपने तब क्यों नहीं बताया जब गलत हो रहा था? 10 साल बाद क्यों मुंह खोल रहे हैं आप? क्यों? अगर 10 साल बाद कोई बोले तो गलत हो जाता है। अरे तब भी तो पत्रकार 10 साल के नीलम जी गुनाह है, नीलम जी गुनाह है क्या 10 साल बाद बोलना? कोशिश की गई, कहीं चले जाते। 10 साल के बाद बोला तो चाकू लग गया। अंसारी जी लोग कभी किसी को बोलने नहीं देते हैं, जब सच सामने आएगा तो ये चिल्ला के उस चीज को छुपाने की कोशिश करते हैं। इनको पहले ही बताया जाता है। देखा है और आप चुप हैं तो बहुत बड़ा गुनाह है। आप अगर इनके माइक को बंद करेंगे तो मैं आपको इनके ही जवाब दे पाऊंगा। ये लगातार झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। इनको झूठ बोलने के अलावा कुछ आता नहीं है। आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, आपसे बड़ा गुनहगार। आप इनको एक बार चुप कराइए तो मैं जवाब देता हूँ। उनकी बहुत सारी तरीके से और आप उसको धमकाने दे रहे हैं। नहीं बता रहे समाज को, पुलिस को नहीं बता रहे, कोर्ट को नहीं बता रहे। ये बहुत बड़ा गुनाह है। हमारे कानून में आप देख लीजिए, संविधान में देख लीजिए। किसी को बोलने नहीं देंगे क्योंकि सामने वाला बोलेगा तो सब सामने आ जाएगा। व्यापम का थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर कर लेते हैं। जो व्यापम में मौतें हो रही हैं, मैं नीलम जी को मीडिया में मैं नीलम जी को ये बता देना चाहूंगा, मैं नीलम जी को ये बताना चाहूंगा कि धमकियां और धमकियों के आफ्टर इफेक्ट्स और बिफोर इफेक्ट्स जो समझती हैं ये, वो बता दो इनको कि धमकी लगने के बाद कोई चुप बैठ जाए या बोले नहीं, किसी से बात नहीं करे, तो इस तरीके की चीजें इन्होंने तो कभी महसूस की नहीं। पर मैं ये जरूर बता सकता हूं कि धमकी को बर्दाश्त करना या उसके खिलाफ बोलने के बाद ताकत बढ़ती है, कम नहीं होती। और दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा कि जहां तक ये है कि ये जिनको रिप्रेजेंट कर रही हैं दुबे जी, अंजाम दिया जाता है, क्या ये षड्यंत्र नहीं है?
अभी भी आपको समझ ये वो एक अपराधी है, कोर्ट के पीछे है, और एक इंडिविजुअल पर्सन है जो एक क्रिमिनल एक्टिविटीज और बहुत गंदी तरह की एक्टिविटीज में शामिल रहा है, जबकि जो बाकी लोगों की डेथ हो रही है, व्यापम में जो मौतें हो रही हैं, वो एक पूरा सिस्टम कर रहा है। यहाँ वो पूरा सिस्टम और सिस्टम के जितने लोग हैं अलग अलग जगह से, सब अपने अपने आप को सेव करने के लिए बीच की जो लिंक है, कड़ी है, उसको तोड़ देना चाहते हैं। हर एक मौत, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर एक मौत कम से कम 2 या 3 बड़े लोगों को बचा रही है, जो उनके पीछे हो सकते हैं, जो उस एरिया के बाहुबली थे या जो हैंडल करते थे पूरा रैकेट, उन लोगों को सेव कर देती है पूरी लिंक तोड़ के। तो गवाहों को कौन मार रहा है? यहाँ हमारे साथ गीता लूथरा जी भी हैं। गीता जी, आपने कुछ देर पहले कहा था कि सीधा फायदा आरोपी को होता है, तो वो उस जिस कमी की हम बात कर रहे थे, ऐसे में गवाह क्या करे? क्योंकि आरोपी जेल में रहते हुए भी, आरोपी बाहर रहते हुए भी, उस पर केस चल रहा है, उसके बाद भी गवाह मर जाते हैं, मार दिए जाते हैं, उन पर हमले होते हैं। तो देखिए, जैसे व्यापन मामला है, उसमें मुझे लगता है कि अभी जो सारे अक्यूज्ड और परपेट्रेटर्स हैं, उनका नाम जाहिर नहीं हुआ। ऐसे मामले में जहां विटनेसेस मर रहे हैं, उनकी अलेज सुसाइड हो रही है। आसाराम के मामले में गीता जी, ऐसे मामले में, आसाराम के मामले में बहुत आसान है, क्योंकि आसाराम ऑलरेडी अक्यूज्ड हैं, उनके बेटे ऑलरेडी अक्यूज्ड हैं, तो नीडल ऑफ सस्पिशन उन पे और उनके बेटे पे जो अक्यूज्ड हैं उन पे डायरेक्टली जाएगी। अगर किसी भी विटनेस की मृत्यु होगी तो उनको कॉमन इंटेंशन, कॉन्स्पिरेसी के आरोप में उनको बीच में लपेटा जाएगा। उनकी बेल भी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बेल की भी एक मेजर कंडीशन होती है, कोई टैंपर विटनेस से कर रहा है। बिल्कुल जी। 302 का मामला हो गया, मर्डर का तो और सीरियस हो गया, वो मर्डर भी बीच में आ गया। तो ऐसे मामलों में लिंक अक्यूज के साथ बहुत डायरेक्टली हो जाता है। जो व्यापन मामला है उसमें बहुत ही और गंभीर है, और मुझे ये लगता है कि इसकी सल्यूशन क्या है। आई मीन, ये एक बात है कि हिंदुस्तान में आर्ग्यूमेंट ये है कि हिंदुस्तान में बहुत से अक्यूज्ड हैं, बहुत से केसेस हैं, पुलिस हमारी अंडर स्टाफ्ड है, इसलिए हम जो वीआईपीज हैं उनको तो प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ये थोड़ी सी दुख की बात है गीता जी। हम होते हैं हाजिर, आप देखते रहिए। आसाराम और व्यापम घोटाले में गवाहों की जो मौत हो रही है, उन पर हमले हो रहे हैं, कौन मार रहा है? बड़े मामलों में गवाहों की हत्या क्यों, ये आज तक सवाल पूछ रहा है। जो बड़े मामले होते हैं उसमें गवाहों की हत्याएं क्यों हो जाती हैं? कौन है गवाहों की हत्या का जिम्मेदार, और इनका जिम्मेदार कौन है? कैसे हो गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित? क्या कानून उन्हें सुरक्षा देगा? अदालत करेगी गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित? सरकार लेगी गवाहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी? ये तमाम सवाल हैं, क्योंकि गवाह एक के बाद एक मर रहे हैं। 3 आसाराम के मामले में गवाह थे, उनकी मौत हो चुकी है, उन पर हमले हो चुके हैं, और 45 से ज्यादा मौतें व्यापम में। देखते रहिए आज तक।